आपके जीवन में बहुत सारे हैं काल सर्पयोग जैसे दोष, जिनके कारण जीवन में नहीं होता किसी भी प्रकार का विकास। और उन दोषों के कारण रहते हैं आप सदैव पीड़ित। जय माता दी, नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद अनुराग अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और आनंदमय, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसा मेरा एक मानना है, मेरी एक कल्पना है, मेरी एक मंगल कामना आप सभी मित्रों के लिए है। आइए, ज्योतिष में तमाम प्रकार के कुंडली के अंतर्गत आने वाले दोषों के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। आम जातक परेशान रहते हैं उन चीज़ों को लेकर के, लेकिन उसकी जानकारी उन्हें रहती नहीं है। कैसे उन दोषों के बारे में जानकारी हो और उनका निराकरण कैसे हो, इस विषय पर आज एक छोटा सा मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। थोड़ा मेरे पास संसाधन की कमी है, इस नाते अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं बन पा रहा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के वीडियो से नहीं मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इस नाते आप लोग पूरा वीडियो देखें अंत तक और अपनी कुंडली को ले करके बैठें, विचार करें कि इनमें से आने वाले जो दोषों के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई दोष है क्या आपकी कुंडली में। यदि है तो उसको पहचानिए और उस दोष का निवारण करिए, उपाय करिए, जिससे कि उस दोष के कारण आने वाली समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएं। इसी नाते मैं यह वीडियो बना रहा हूं। यदि आप में से किसी एक का भी जीवन सफल होता है, ऐसे दोषों का निराकरण हो जाता है आप सब इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं अपने इस वीडियो को सफल मानूंगा, अपने विचारों को सफल मानूंगा, अपने जीवन को सफल मानूंगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं ऐसे तमाम प्रकार के जो दोष हमारी कुंडली में होते हैं उनके विषय पर। दोस्तों, संसार में कोई प्राणी जिस क्षण जैसे भी जन्म लेता है, उस समय नक्षत्र मंडल में जो ताराग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल के जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, ये सब जहाँ पर जैसे स्थित होते हैं ना, उसके आधार पर हमारे जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह आकर के विराजमान हो जाते हैं। और वो जो एक बार विराजमान हो गए तो दोनों के उन पूरे जीवन ऐसे ग्रहों का पूरा प्रभाव रहता है। वो चाहे अच्छे ग्रह बैठ जाएं और चाहे फिर क्रूर ग्रह बैठ जाएं, पापक ग्रह बैठ जाएं, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पूरे समय तक पड़ने वाला होता है। ये ऐसे में कई सारे शुभ लक्षण, शुभ योग भी बन जाते हैं, जिनसे हम पूरे ज़िंदगी आनंद में सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। लाभालाभ की स्थिति हमारी बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा, सन्मार्ग पर चलने की स्थिति और तमाम प्रकार की मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सब शुभ योगों के द्वारा मिलती है। लेकिन यदि किसी प्रकार का दोष हमारी कुंडली में हमारे जन्म समय के अनुसार बन जाता है तो पूरे जीवन उसका हमें जो है प्रभाव झेलना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं उन दोषों के कारण होती हैं और जीवन में उसी क्षण को आधार मान करके जन्मांक का निर्माण किया जाता है और जीवन का एक ऐसा लेखा जोखा प्रस्तुत होता है जन्मांक के द्वारा, जो उस जातक पर, उस व्यक्ति जो जिसका वो जन्मांक होता है, उस पर पूर्णतया सटीक और सत्य बैठता है। जन्म काल के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और जन्म कुंडली के इन 12 भावों में अलग अलग राशियां होती हैं। अलग अलग राशियों के पर अन्य अन्य ग्रहों में, अन्य अन्य भावों में तमाम प्रकार के ग्रह बैठते हैं। जो नवग्रह हैं उसमें से आप सूर्य से लेकर शनि तक जानते ही हैं और राहु केतु, ऐसे एक दो ग्रह अपने हैं। ये जो अन्य अन्य भावों में जाकर के बैठते हैं, कभी अकेले बैठते हैं, कभी किसी ग्रह के साथ युति बना लेते हैं, कभी कभी दो ग्रह के साथ बैठते हैं तो कभी तीन भी बैठ जाते हैं। और ऐसा भी तमाम ग्रह देखने को मिला है कि 4-4, 5-5 ग्रह भी एक ही भाव में बैठ जाते हैं। जन्म कुंडली में जब सूर्य के दोनों ओर ग्रह स्थिति हो तो वेली योग, वेली योग, वसी योग और उभयचारी योग बनते हैं। जन्म कुंडली में चंद्र के दोनों ओर स्थित होने पर अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग और केमिद्र योग बनते हैं। यदि शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग बनता है। चंद्र के साथ राहु होने पर ग्रहण योग बनता है। ऐसे ही यदि चंद्र के साथ बृहस्पति हैं तो चांडाल योग बनता है और यदि शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग बनता है और चंद्र के साथ राहु के योग हो जाने पर ग्रहण योग बनता है। और ऐसे ही यदि बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाते हैं तो मान के चलिए कि ग्रहण योग बन जाता है।
चांडाल योग बन जाता है, सॉरी चांडाल योग बन जाता है। और ऐसे ही राहु ज़्यादातर देखिए आजकल के जो ज्योतिषी हैं ज़्यादातर इसी विषय को मान लेते हैं कि राहु और केतु के मध्य यदि ये तमाम प्रकार के सारे ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्प योग बनता है। ये सही भी है कि यदि राहु और केतु के मध्य में तमाम ग्रह आ जाते हैं तो फिर उसे कालसर्प योग माना जाता है। लेकिन मुख्यतः कालसर्प योग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक उदित गोलार्ध और दूसरा होता है अनुदित गोलार्ध। उदित गोलार्ध को ग्रस्त योग तथा अनुदित गोलार्ध को मुक्त योग भी कहा जाता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हों तथा सभी ग्रह 7वें 8वें 9वें 10वें और 11वें और 12वें भाव में हों तो इस प्रकार के योग को जो है ये जो कालसर्प योग होता है ये उदित कालसर्प योग कहलाता है। राहु केतु का भ्रमण सदैव उल्टा चलता है। सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं लेकिन राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु केतु हमेशा जो है उल्टा चलते हैं। इसमें ज्योतिष में एंटी क्लॉकवाइज को सीधी चाल मानी जाती है। जो सूर्य को ऐसे परिक्रमा करते हैं ग्रह तो उनको सीधी चाल मानी जाती है, और यदि ऐसे घूमने वाले ग्रह होते हैं तो उनको वक्री ग्रह अथवा फिर राहु केतु को चाल मानी जाती है। ऐसे ही तो काल सर्प योग के संबंध में ऐसा माना गया है कि राहु और केतु उल्टा चलते हैं और इस योग में सभी ग्रह क्रमशः राहु के मुख में समाते चले जाते हैं। काल सर्प योग के संबंध में निम्न तथ्य जैसे हम चर्चा करते हैं तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ऐसा मैं उन विषयों की चर्चा कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य ना आकर के एक दो ग्रह उनके बगल से हट करके अगल बगल के एक दो भाव में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में जो है पूर्ण रूप से काल सर्प योग नहीं माना जाता है, वह फिर आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। जैसे राहु मंगल, राहु बृहस्पति, राहु बुध, राहु शुक्र या फिर राहु शनि की युतियाँ हों तो काल सर्प योग की तीव्रता मानी जाती है। और यह काल सर्प योग तमाम प्रकार से पीड़ादायी होता है और बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में समस्याओं को ले आने वाला काल सर्प योग कहा जाता है। जब ऐसे ही चंद्र केतु के योग की बात करते हैं तो चंद्र केतु, चंद्र राहु और सूर्य केतु की युतियाँ जो होती हैं या प्रतियुतियाँ होती हैं, ये काल सर्प योग तीव्रतम पीड़ादायक होती हैं। यह भी जो है तीव्रतम पीड़ादायक होती है। हाँ, ऐसे ही वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्नों में पड़ने वाले काल सर्प योग जो होते हैं वो भी तीव्रतम पीड़ादायक ही होते हैं। यदि जन्म कुंडली के राहु से अष्टम भाव में सूर्य स्थित हों तो फिर ये आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। और ऐसे ही जन्म कुंडली में चंद्रमा से राहु केतु अष्टम भाव में स्थित हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से राहु केतु अष्टम भाव में हों या फिर जन्म कुंडली में राहु से षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हों तो आंशिक काल सर्प योग ही कहलाता है। जिस जन्म कुंडली में काल सर्प योग बनता हो और शुभ ग्रह से राहु पीड़ित हों या राहु स्वयं पापक ग्रहों से पीड़ित हों तो इस प्रकार के जातक को राहु की महादशा में तीव्रतम कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि राहु मिथुन और कन्या का हो तो इस प्रकार का जातक अंधा होता है। यदि काल सर्प योग मिथुन अथवा कन्या राशि में राहु से ग्रसित हो तो इस प्रकार का जातक तीव्रतम कष्टों से भरा जीवन व्यतीत करता है। काल सर्प योग मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं लेकिन इनको 12 प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। उसमें कई सारे काल सर्प योग होते हैं। तो अभी मान के चलिए कि आपकी कुंडली में राहु किसके साथ बैठा है, इस पर विचार करिए। आपके काल सर्प योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यदि बन रहा है तो किस ग्रह के साथ युति है, चंद्रमा के साथ है कि सूर्य के साथ है कि शनि के साथ है कि बृहस्पति के साथ है अथवा फिर इनके बीच में ही सारे ग्रह आते हैं। तो एक अन्य भिन्न प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर हैं और राहु के बीच में मध्य में सारे ग्रह हैं कि राहु के साथ कोई बैठे हैं, केवल काल सर्प योग बन रहा है कि इसके साथ साथ चांडाल योग बन रहा है कि ग्रहण योग बन रहा है, ऐसे करके कि फिर विष योग बन रहा है। यदि चंद्र और शनि की युति होगी तो फिर ये विष योग हो जाएगा। यह भी जीवन को एकदम कष्टमय बना देता है, जीवन को एकदम आप मान के चलिए कि पीड़ादायक बना देता है। और ऐसे ही आपको विचार कर लेना है, और आपको यदि ना ठीक समझ में आए एक बार में तो वीडियो को रिपीट करके आप सुन लीजिए और देखिए
कि आपके कुंडली में किस प्रकार के काल सर्प योग या किस प्रकार का दुर्योग बना हुआ है। और इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि इतनी ही जानकारी ठीक रहेगी। आगे आने वाले वीडियो में काल सर्प योग के 12 प्रकारों की मैं जानकारी दूंगा कि किस ग्रह के युति के साथ या किस भाव में राहु है तो कौन सा काल सर्प योग बनेगा, और किस काल सर्प योग का क्या प्रभाव होता है। कभी कभी काल सर्प योग अच्छा प्रभाव भी दे देता है। हम काल सर्प योग से डरते हैं कि हमेशा गड़बड़ ही करता है, लेकिन काल सर्प योग के बारे में जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कई जन्मांकों को, कई जातकों को देखा है कि ज़्यादातर तो मुझे नुकसान करने वाले लोग ही मिले हैं जिनका जो है काल सर्प योग ने बड़ा नुकसान किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके काल सर्प योग के कारण ये विपरीत राजयोग बन गया और उनको अर्श से क्षमा करिएगा, फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के उनकी स्थिति बड़ी सामान्य थी, लेकिन जैसे ही इस योग का प्रभाव शुरू हुआ उनके जीवन में, धीरे धीरे करके उनके पास वाहन की कमी नहीं रही, उनके पास धन की कमी नहीं रही, भवन भी उनका और भव्य हो गया और मान सम्मान भी समाज में मिलने लगा और बढ़कर के चढ़कर के मिलने लगा। तो काल सर्प योग हमेशा जो है नुकसानदायक ही नहीं होता है। हाँ, यह जरूर है कि ये ज़्यादातर नुकसानदायक होता है, लेकिन कभी कभी विपरीत राजयोग जैसा भी शुभ निर्माण हो जाता है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि राहु हमारे भाव जन्म कुंडली के किस भाव में बैठ कर के कौन सा काल सर्प योग बना रहे हैं। पद्म काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, संघ काल सर्प योग, ऐसे करके 12 प्रकार के हैं। अगले आने वाले वीडियो में मैं इन सब काल सर्प योगों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप तक सीधे हमारा वीडियो पहुँचे, इसके लिए ज्योतिर्विद अनुराग जी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि तुरंत ही हमारा कोई वीडियो का निर्माण होता है तो वह सब आप सभी तक जो है त्वरित पहुँचे। और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी को सदा सुखी एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय माता दी, नमस्कार, जय माता दी।